हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित साहू, असिस्टेंट एसएनटी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी वन के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम, जिसमें 1 जनवरी 2021 को सीबीटी वन का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सभी मैथ के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी मैथ के टोटल सीबीटी वन में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में ज़्यादा भी रहते हैं। तो इसमें 30-32-35 के आसपास इस वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है कितना, 5:7 दिया है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया, बोल रहे प्लस 8 लड़के और हो गए, 8 लड़के और आ गए, और लड़के लड़कियों का अनुपात अब कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो लड़के लड़कियां थी और बाद में लड़के लड़कियां का अनुपात क्या हो गया, 1:1। तो स्टार्टिंग में लड़के केवल लड़के जुड़े ना, केवल 8 लड़के जुड़े, तो लड़कियां तो स्टार्टिंग में भी सेम थी और लास्ट में भी सेम थी। इस हिसाब से अपन जो लड़कियों का रेशियो स्टार्टिंग में और लास्ट में सेम करते हैं। तो यहाँ पे 1:1 मतलब लड़की का स्टार्टिंग में 7 थी, तो बाद में भी लड़की क्या होगी, 7। इस हिसाब से बाद में लड़के कितने हो जाएंगे, 7, क्योंकि 1:1 है। तो अब देख सकते हैं आप कि पहले 5 रेशियो लड़के थे और अब कितने हो गए, 7 रेशियो लड़के। तो कितने, 2 रेशियो की वृद्धि हुई। तो 2 रेशियो बराबर कितने के बराबर दिया है, 8 लड़के। 2 रेशियो बराबर कितने दिया, 8 लड़के। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 4 लड़के, है ना। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा अपना, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा अपना 4 लड़के, है ना। तो 1 रेशियो का मान 4 आ गया। तो उन्होंने क्या पूछा, प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर कितना था। तो अंतर कितने रेशियो का था, 5 में से 7, तो 2 रेशियो का अंतर था। तो 2 रेशियो, 1 रेशियो का मान 4 है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 2 रेशियो बराबर अपना हो जाएगा राइट आंसर 8, है ना। तो अंतर कितना था स्टार्टिंग में, 8 ही अपना हो गया आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड था कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है और वृत्तखंड का जो कोण होगा 40 डिग्री होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, ये एक वृत्त है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मान लो जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, है ना, 21 सेंटीमीटर। लेकिन बोल रहा है कि इस वृत्त, पूरे वृत्त होता है 360 डिग्री, लेकिन उस पूरे 360 डिग्री में से उसने बोला कि 40 डिग्री का एक त्रिज्यखंड काटा गया। ये 40 डिग्री का त्रिज्यखंड काटा गया, तो वृत्तखंड काटा गया। तो बोल रहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल ये 40 डिग्री का अपन को एरिया निकालना है, 40 डिग्री का पूरा एरिया निकालना है। तो देखो 360 डिग्री का एरिया कितना होता है, पूरे 360 डिग्री मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। कितना होता है, πr²। जबकि पूछा कितने का है, 40 डिग्री का। तो देखो 360 डिग्री का πr² है, तो 40 डिग्री कितना हो गया, इसका कितना, 1/9 गुना हो गया ना, 9 चौको 36, 1/9 हो रहा है ना। तो इसका भी आप 1/9 कर सकते हैं ना, 1/9 करेंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, πr² अपॉन में 9 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो है, हाँ 1/9 हो जाएगा। तो पाई मतलब हो गया 22/7। आर त्रिज्या कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। तो 21 × 21 r² अपॉन 9। तो देखो 7 से काट दो, 7 तिया 21, 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 30 से काटो, 30 आते 21, है ना। फिर 3 से 3 कट गए, तो 7 का 7 × 22 किया अपन ने, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, 154 अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 40 डिग्री के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 2 पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में, बोल रहा है मान लो ये बिंदु है ना, एक स्थान से दोनों इसी दिशा में जा रहा है ना, एक ही दिशा में जा रहा है। एक जा रहा है 5 किलोमीटर, जो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, देखो 1 घंटे में ये कितना चल जाएगा, 5.5 किलोमीटर, है ना, बराबर की स्पीड से जा रहा है, तो 1 घंटे में इतना चल गया। दूसरा चला कितना, 5 किलोमीटर। तो अपन ने देखा 1 घंटे के बाद ये 5.5 चल गया और एक चला केवल 5, मतलब दोनों के बीच में 1 घंटे में कितने किलोमीटर का अंतर आ गया, 5.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। पूछा क्या है, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो देखो 1 घंटे में, वो 1 घंटे में कितने की दूरी पे हो रहा है, 0.5 किलोमीटर की दूरी बन रही है उनके बीच में। तो बोलेंगे कि 8.5 किलोमीटर की दूरी में कितना टाइम लेगा, तो एक, हाँ ना, 1/0.5 में ये हो जाएगा 1 किलोमीटर की दूरी में इतना टाइम लग रहा है, 1/0.5। तो 8.5 में कितना टाइम लगेगा, 8.5 का गुणा कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 8.5
पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 एकम 5, 17 5 85, तो 17 हावर, तो 17 घंटे लगेंगे, समझे। ये तो 1 घंटे निकला था, फिर अपन ने 8.5 का निकाल दिया था, है ना, 8.5 किलोमीटर। तो कुल मिला के क्या 17 घंटे लगेंगे। 17 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 8.5 किलोमीटर, जबकि 1 घंटे में कितनी बन रही थी 0.5 किलोमीटर, है ना। तो राइट आंसर हो गया अपना 17 घंटे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब संख्या n को 5 से भाग देते हैं तो दो शेष बचता है। तो ऐसी अपन सबसे छोटी संख्या क्या मान सकते हैं। मान लो एक बार भाग जाता होगा 5 से एक बार भाग जाएगा, तो वह संख्या क्या होगी 7 होगी। वह संख्या 7 होगी जिसमें अपन 5 से भाग देंगे तो कितना 2 शेष बचेगा। तो संख्या क्या हो गई, है ना 7। संख्या n बराबर अपन ने मान ली कितनी 7। लेकिन जब उसका बोला एन स्क्वायर करेंगे, अगर मान लो इसका स्क्वायर किया, एन स्क्वायर बराबर कितना अपन ने किया, बोले 49 हो गया, 7 और उसको जब अपन 5 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा बोल रहे। तो 5 से भाग दो, 5 9 45 और शेष कितने बचा 4। तो 4 अपना क्या बचेगा शेष बचेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सरल करें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट कहाँ है, बीच में ये भी है ये भी। तो सबसे पहले नंबर ये ब्रैकेट सॉल्व करके रख लेते हैं ना। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका मान आ जाएगा 3/16, है ना, ठीक है। और उसके आगे लगाया अपना ये भाग वाला चिन्ह, तो अपन बाद में इसको पलट देंगे ऐसे ही। ठीक है, पहले इस पूरे पार्ट को सॉल्व ही कर लेते हैं। क्या लिखा है 1/2 और भाग लिखा था ना, तो इसको गुणा में करके 16/3 कर दिया। 2 से काट दो, 2 8 16 और 3 ये। तो इस पूरे पार्ट का मान कितना आ गया इसका 16, है ना, था ना। 2 से काटा कितने बार कटा था 8 बार, और 8 से 8/3 आंसर आ गया था, है ना। इस पूरे का मान कितना आ गया 8/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें अपन ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो कितना 1/4 आया, 1/4 आया। और ये कितना लिखा था 1/2 भाग लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4/1 इंटू 1/2। तो 2 दूनी 4 से 4 कट गया, तो इसका मान कितना आएगा पूरा 1 आएगा। ये पूरे पोर्शन इस पूरे का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या हो गया 1 + 8/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएंगे, और 3 और 8 11, 11/3 अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 50% की कमी कर देने पे 50% बोला विक्रय मूल्य कम कर देने से, जो बोल रहे वस्तु किसी मूल्य में बेची जा रही थी उससे 50 रुपया यदि कम में बेचते हैं ना, तो 5% लाभ की जगह पे उसको बोल रहा है 5% की हानि हो जाती है। मतलब पहले उसको 5% प्रॉफिट हो रहा था जो भी मूल्य में बेच रहा था, लेकिन उसने जैसे ही 50 रुपये कम में बेचा उसको 5% की उल्टी हानि हो गई। तो यहाँ पे टोटल उसने कितने परसेंट का अंतर किया, उसने केवल अंतर टोटल बोले ना तो 10% का अंतर आ रहा है। ये 10% अंतर बराबर लिखा है 50 रुपये, है ना। इस 10 ये 50 रुपये कम होने की वजह से 10% का अंतर आ रहा है, समझे। तो 100% जब अपन निकालेंगे, 10% ये प्रॉफिट लॉस था जो कि क्रय मूल्य पे निकलता है, तो 100% निकालेंगे तो उसका क्रय मूल्य निकल आएगा। कितना आएगा 10% बोला 50, तो 100% 500। ये तो हो गया उसका सीपी, है ना, क्रय मूल्य सीपी हो गया। लेकिन उसने पूछा क्या है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उसको स्टार्टिंग में क्या हो रहा था 5% लाभ हो रहा था ना, तो 5% लाभ पर उसको विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 5% लाभ। तो देखो 500 में 5% जब आप लाभ निकालोगे इसका 5% कितने निकलेगा 500 का, तो 500 का 5% होगा 25, है ना, 5% तो लाभ 25 रुपये का लाभ होने पे स्टार्टिंग में 500 उसका सीपी था और 25 का लाभ हो रहा था, मतलब टोटल 525 रुपये में स्टार्टिंग में वो बेच रहा था, समझे। तो 525 उसका क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा उसका एसपी निकल आएगा, है ना, सीपी, क्योंकि उसका 500 था और 25 का रुपये का प्रॉफिट हो रहा था 5% प्रॉफिट पे, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा 525 रुपये उसका एसपी होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये दिया है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। देखो 4% ब्याज की दर दी है, कितनी दी है 4% दी है। तो 4% बराबर कितना होता है 1/25, और अपन को 2 साल का निकालना है तो 2 बार अपन को 1/25 करना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो मूलधन है ना, मूलधन को अपन 25 × 25 करके 2 साल का है ना 1/25 मतलब 2 बार 1/25 करना पड़ेगा। इसलिए अपन इसको 25 × 25 625 रुपये मान लिया अपन ने इसका मूलधन, ये पी मान लिया, है ना।
पी मान लिया 625 रुपये। अब देखो ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर में कितना 4% यहाँ पे लिख सकते हैं, 1/25 करेंगे, दूसरे में भी 1/25 होगा, है ना, 1/25 होगा। तो पहली बार 1/25 करेंगे 625 का, तो कितना आएगा, 25 बार भाग जाएगा। फिर इसका करेंगे दूसरे साल के लिए ब्याज निकालेंगे, तो पहले तो 25 रुपये निकलेगा, फिर इस पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज निकालेंगे 1/25, तो 1 निकलेगा, है ना, 25 एकम 25। तो टोटल अगर बोले 2 साल का, उसका टोटल 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, तो ये 2 साल का साधारण ब्याज हो गया। और टोटल ब्याज बोली जाए चक्रवृद्धि ब्याज, तो 25 और 25 50 रुपये, तो क्या हो गया 2 साल का साधारण ब्याज, और 1 रुपये और मिला दोगे तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 50 रुपये, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 51 रुपये, 1 रुपये जोड़ने के बाद। तो 2 वर्ष का अंतर कितना है, अंतर है 1 रुपये का। तो ये दिया है अपना कितने रुपए के बराबर, रियल में 20 रुपये के बराबर दिया है क्वेश्चन में। तो 1 बराबर 20 रुपये। तो इनने पूछा क्या है भाई, धनराशि कितनी होगी। जब 1 बराबर 20 रुपये आ रहा है, तो अपन ने स्टार्टिंग में कितनी मानी थी, 625। तो रियल में कितनी हो जाएगी, 625 गुणा 20, है ना। तो ये राइट आंसर अपना कितना हो जाएगा, 625 दूनी 1250 और 1 और 0, तो 12,500 रुपये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इसका मूलधन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है, ठीक है। देखो ये देवेश है, देवेश डेली 7 बजे अपने घर से निकल रहा है और 8:30 बजे पहुंच रहा है। कितने बजे पहुंच रहा है, 8:30 पे पहुंच रहा है, मतलब कितना लग रहा है, 1.5 आवर उसको लग रहा है। एक दिन भाई अपने घर से 7 बजे, ठीक है, एक दिन भाई अपने घर से फिर से 7 बजे निकला, लेकिन बोल रहे अपनी दूरी का 1/5 हिस्सा, जितनी भी दूरी तय करता है उसका 1/5 हिस्सा अपने सामान्य गति से 5/6 गति से चलता है, 5/6 चाल से चलता है ना। ये क्या है, 1/5 दूरी, ये दूरी का 1/5 हिस्सा 5/6 चाल से जाता है। और बाकी का क्या बोल रहा है, बाकी का बोल रहा है शेष कितना बचा दूरी, 4/5 बोल रहा है, शेष दूरी 4/5 दूरी, शेष दूरी को जाता है, ये दूरी हो गई, शेष दूरी को जाता है अपने कितने 6/5 से, कितने 6/5 की चाल से, है ना, 6/5 की चाल से। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर अपन को पता चला था कि देवेश 7 बजे जाता है, 8:30 बजे पहुंच जाता है, सामान्य स्पीड से जाता है जब, मतलब उसको 1.5 घंटा लगता है। सामान्य स्पीड से जाता है तो कितना घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है ऑफिस तक पहुंचने में, ठीक है। और अपन को क्या निकालना है, दूरी किस हिसाब से माने, तो अपन इस हिसाब से दूरी मानेंगे कि ये 1.5 का भाग भी चला जाए, है ना, घंटे का इसका भाग चला जाए, उस हिसाब से इसका आंसर अपना सही से आ जाएगा। तो अपन दूरी को क्या मान सकते थे, 1.5 भी मान सकते थे, 15 भी मान सकते थे। तो दूरी बटे समय, तो चाल निकल आती सही से। लेकिन चाल का भी अपन को एक बार कितना करना है, अपॉन 6 करना है, एक बार अपन को 5 करना है अपॉन चाल का, है ना। तो चाल में 6/30 इस हिसाब से, है ना, और दूरी में भी 5 का भाग जाना चाहिए। तो चाल को 1/6 और 5 भी करना एक बार। तो अपन एक काम करते हैं, 30 मान के देखें ना, 30 अगर उसकी चाल हो गई, मान लो 30 हो गई उसकी, हाँ 30 अगर उसकी चाल माने, क्यों चाल 30 मानी अपन ने, चाल 30 इसलिए मानी क्योंकि एक बार 6 का भाग देना, उसकी चाल का 5/6 करना ना, एक बार 6/5 करना। तो इस हिसाब से अपन 30 मान लेंगे तो सही रहेगा। तो उसकी अगर चाल 30 है तो 1.5 मान लो, अपनी सामान्य चाल उसकी अपन ने मान ली 30, ये हो गई उसकी सामान्य चाल। सामान्य चाल अपन ने मान ली उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, और 1.5 आवर में कितना चलेगा, तो 15×3 45, तो 45 किलोमीटर की उसकी हो गई टोटल दूरी। तो उसके ऑफिस की दूरी अपन ने हो गई कितनी, 45 किलोमीटर, 1.5 आवर में जाता था, सामान्य स्पीड उसकी 30 थी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे, बोल रहे अपनी दूरी का 1/5 भाग, तो टोटल दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर दूरी, टोटल दूरी कितनी है 45 किलोमीटर। 45 का 1/5 कितना होगा, 45 का 1/5 होगा, सीधा लिखते हैं 9 किलोमीटर की दूरी। 9 किलोमीटर की दूरी वह कितने की चाल से जा रहा है, अपनी सामान्य चाल की 6/5। सामान्य चाल कितनी उसकी थी, 30 किलोमीटर। तो 30 का 5/6 करके देखो, 30 का 5/6 आप करोगे तो 6×5 = 25 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 25। ये क्या आ गया अपना है ना, सामान्य चाल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 9 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। और यहाँ पे क्या बोला, 4/5 दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी ये हो गई,
और शेष दूरी कितनी बची 4/5, तो कितनी बचेगी 45 में से 9 घटा दो तो 36 किलोमीटर की दूरी। 36 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से जाता है 6/5 चाल से। तो 6/5 चाल करो, सामान्य चाल 30 थी, 30 का 6/5 आप यदि करोगे तो 5 6 30 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, कितने 36 किलोमीटर पर हावर की। पूछा क्या है, तो अब है कितने बजे ऑफिस पहुंचेगा, टाइम पूछा है कितने बजे पहुंचेगा, निकला कितने बजे था 7 बजे। और इस टाइप से जाता है कि दूरी का 1/5 हिस्सा अपनी सामान्य गति की 5/6 से, और बाकी का 4/5 हिस्सा अपना जो 6/5 चाल से जाता है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि भाई 9 किलोमीटर तो जा रहा है 25 की स्पीड से, और 36 किलोमीटर जा रहा है 36 की स्पीड से। अब 36 किलोमीटर 36 की स्पीड से जाएगा तो कितने किलोमीटर है ना, 36 किलोमीटर 36 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे, यहाँ तो लग गया एक घंटा लग गया है ना, एक घंटा आ गया, 1 घंटा तो आ गया जब 36 की स्पीड से गया है ना। अपन ने क्या दिया 36 किलोमीटर पर हावर में भाग दिया 36 से। यहाँ पे भी अपन देख लो 25 किलोमीटर पर हावर में अपन 9 से भाग देंगे है ना 9 से भाग देंगे तो ये घंटे में आएगा समय, लेकिन अपन को निकालना है मिनट में निकालते इसको है ना। तो अब जैसे ही आप काटोगे है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 9 से काटोगे तो 9 दिया 9 6 54 है ना, 25 छक्के 150। हाँ सॉरी, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, ये नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि दूरी बटे चाल 36 किलोमीटर दूरी बटे चाल, तभी तो आया ये समय। तो यहाँ भी दूरी बटे चाल करेंगे है ना, तो क्या होगा 9 दूरी है बटे चाल कितना आएगा 25 दूरी बटे चाल, तो इससे आ जाएगा अपना समय घंटे में, लेकिन अपन निकालते मिनट में है ना, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो मिनट में बदल देते उसको। तो क्या हो गया 9 6 54 540 बटे 25, यहाँ 25 से अपन भाग देंगे तो 25 दूनी 50 और 4 40 हो गया, 25 से कम 25 है ना, 21 मिनट और कुछ सेकंड आएगा। मतलब इतनी 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 21 मिनट ये लग गए और 1 घंटा ये लग गया, मतलब 1 घंटा और 21 मिनट के आसपास और कुछ सेकंड के आसपास समय लगेगा। तो यदि वाई कितने बजे निकला था, वाई निकला था अपने घर से 7 बजे, तो कितने 1 घंटे 21 मिनट में कितने बज जाएंगे, ये बच जाएंगे अपने 8:21 हो जाएंगे, कितने 8:21 हो जाएंगे, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा BC को, देखो एक त्रिभुज बना लेते पहले नंबर, तो ये एक त्रिभुज हो गया है ना, ये एक त्रिभुज हो गया ABC है ना, क्या हो गया AB और C, ABC त्रिभुज है, उसकी भुजा BC को बोल रहा है, भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। ओहो, एक व्रत है बोल रहा है भुजा BC को स्पर्श है ना, स्पर्श करता है, ये भुजा BC को स्पर्श करता है, एक व्रत इस टाइप से होगा है ना। लेकिन बोल रहा है कि भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और R पर वृत्त से स्पर्श कराने के लिए बढ़ाया जाता है। बोल रहा है A और B, AB को बढ़ा रहा है आगे, AB को और आगे बढ़ा रहा है, और बोल रहा है AC है ना इसको भी, AC है ना इसको भी, AC भुजा को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, ये बढ़ा दिया AC भुजा को भी आगे। और इस प्रकार से बोल रहा है कि ये व्रत है ना जो ये व्रत ऐसे स्पर्श कर रहा है ना, ये जो व्रत है ना ये भुजाओं को ऐसे स्पर्श कर रहा है। तो देखो BC को कहाँ स्पर्श कर रहा है, BC को स्पर्श कर रहा था बिंदु P पे, और AB को आगे बढ़ाया था कहाँ तक Q तक, और इसको बढ़ाया था R तक, इस टाइप से। तो अब अपन देखेंगे, तो उसने बोला AQ की लंबाई कितनी होगी, AQ की लंबाई, इसकी लंबाई उसने पूछ रखी है, इसकी लंबाई उसने पूछी है AQ की लंबाई। तो देखो इस टाइप से जब भी वृत्त को आगे बढ़ाते हैं और स्पर्श करता है ना वृत्त कोई है ना, तो इसका क्या होता है कि सबसे पहले नंबर तो आपको बता दें, तो जब भी इस टाइप से भुजाओं को आगे बढ़ा के जो स्पर्श करता है ना वृत्त, तो इसमें क्या होता है कि जो त्रिभुज ABC का जो परिमाप होता है, ABC का परिमाप क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों भुजाओं का योग बराबर होता है काय के AQ प्लस AR के, समझ रहे, AQ प्लस AR के, काय के बराबर होता है AQ प्लस AR के है ना, AQ प्लस AR के बराबर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब है ना, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो AQ और AR आपस में बराबर हो जाती है ना,
ए क्यू और ए आर भी आपस में बराबर होती हैं, ए क्यू बराबर ए आर हो जाती है। क्या हो जाता है, ए बी सी का त्रिभुज का जो टोटल परिमाप होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाता है इन दोनों भुजाओं के योग के, कौन सी, ए क्यू और ए आर के। और ए क्यू और ए आर आपस में बराबर भी होती हैं, तो ए क्यू की जगह ए आर लिख सकते हैं, ए आर की जगह पे ए क्यू। तो क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा ए क्यू प्लस ए क्यू, है ना। ए क्यू प्लस ए क्यू दो बार हो गया, अपन को ए क्यू का मान निकालना, तो बराबर में क्या हो जाएगा, दो ए क्यू। और जब ए क्यू अकेले निकालेंगे ना तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन टू। तो ए क्यू का मान कितना आ जाएगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन टू। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन टू, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे इस टाइप से होता है इसका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ओके, दो संख्याएं हैं, मान लो ए और बी दो संख्या है, उनका रेशियो कितना, 2:3 है। बोल रहे हैं दोनों संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है, इसमें भी +4 इसमें भी +4 किया जाता है, और ऐसा करने पर जो है 7:10 का अनुपात हो जाता है। तो बोल रहे हैं दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, इनका अंतर पूछा है, कितना, 1 रेशियो का अंतर है। लेकिन उससे पहले अपन सॉल्व करते हैं, तो इसको सीधा सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन कैसा है कि विधि से करोगे अपन, जैसे दो संख्याओं का अनुपात है तो अपन लिख देंगे 2x/3x, ऐसी संख्या लिख सकते थे, है ना, 2x/3x। उसमें दोनों में 4 जोड़ोगे तो बराबर हो जाएगा 7/10, और फिर इससे आप x का मान निकाल सकते थे, और अंतर 1 का था तो उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते थे। और डायरेक्ट सॉल्व करने को बोले तो सीधा सीधा इसका आप इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, कितना आया, 10 दूनी 20 और 7 तिया 21, है ना। तो 7 तिया 21 माइनस 20 बराबर में हो जाएगा, ये 10 का इसमें गुणा करो, 10 चौको 40 और इसमें करो 7 चौको 28, तो 40 माइनस 28। तो सेम चिन्ह है, इसकी वजह से अपन घटा रहे हैं। तो 1 बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा अपना 40 में से 28 2 30 और 1 12 हो जाएगा अपना, है ना। 1 रेशियो का मान हो जाएगा 12, और अपन को अंतर निकालना था, वो 1 रेशियो ही था 2 और 3 के बीच में, तो 1 रेशियो का मान 12 और अंतर भी 12, तो अपना राइट आंसर 12 हो गया, है ना। अब इस विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, 2x + 4 इस हिसाब से करोगे ना तो इसमें भी वही होगा, है ना। 10 दूनी 20x + 40, है ना, ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट में कर दिया, है ना। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 पुरुष एक दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। ओके, बोल रहे हैं 5 पुरुष एक दीवार को 12 दिन में बनाते हैं, और बोल रहे हैं मूल दीवार से 50% अधिक दीवार, मतलब बोल रहे हैं एक दीवार यदि ये 100 थी तो अगली दीवार उससे 50% अधिक बोले तो ये 150 है। इसको 10 दिन में बनाने के लिए, 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की, मान लो x पुरुषों की आवश्यकता होगी, है ना। कितने पुरुषों की, x की मान लिया अपन ने। काट दो आपस में, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, है ना। 2 से काटा 12 को, 2 छिंग 12, है ना। 5 से काट दो, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 3 6, और ये 3 और ये 3 वहाँ जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, x बराबर ये गुणा होकर कितने हो जाएंगे, 9। तो x का मान हो जाएगा 9। तो अपन को अब कितने पुरुषों की जरूरत है, 9 पुरुषों की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का अवमूल्यन होता है, मतलब हर साल ना 20% उसका दाम गिर रहा है। 20% कितना होता है, लिखो 20% बराबर होता है 1/5, मतलब अगर 5 है ना उसका मूल्य, तो साल के अंत में 1 साल बाद उसका मूल्य 4 हो जाता है। ऐसे ही 2 वर्ष बाद बोल रहे हैं, 2 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष में 5 से 4 हुआ, फिर 2 वर्ष में 5 से 4 हुआ, है ना। इसको कैसे होगा, 25 था अगर स्टार्टिंग में, तो लास्ट में कितना हो गया, 16, है ना। लास्ट में कितना हो गया, 16। जबकि ये बोल रहे हैं 2 साल बाद कितना हो जाता है, अगर 25 होता है तो कितना हो जाता है, इस हिसाब से 20% गिरने के हिसाब से, अगर स्टार्टिंग में 25 होता है तो लास्ट में 16 हो जाता है। लेकिन बोल रहे हैं लास्ट में कितना हो जाता है क्वेश्चन में, 48, 4,80,000, कितना बोल रहे हैं, 4,80,000, है ना, 4,80,000 रुपये। तो इसका कितना गुना हो रहा है, 16 तिया 48, 30,000 गुना। तो राइट आंसर, तो पूछा क्या उसने, कार का वास्तविक मूल्य, मतलब आरंभ में कितना मूल्य कितना था, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया अपना 30,000, तो 25 रेशियो था स्टार्टिंग में, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, 25 गुणा 30,000, है ना। 25 गुणा 30,000 कितना हो, 25 तिया 75, 0 1 2 3, है ना।
7,50,000 रुपये उसका मूल्य जो था स्टार्टिंग में था। तो ये अपना राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ओके। और बोल रहा है वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाए। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यदि धनराशि जितने गुणा में होती जाती फिर उतने समय में उतनी ही होती जाती। जैसे कि कोई धनराशि हर साल दुगनी हो रही है ना, एक साल दुगनी हुई तो फिर उसके अगले साल फिर दुगनी हो जाएगी, फिर उसके अगले साल फिर दुगनी हो जाएगी। मान लो कोई राशि हर साल 3 गुनी हो रही तो अभी जितनी है फिर अगले साल 3 गुनी हो जाएगी, फिर उससे अगली 3 गुनी हो जाएगी। मान लो 2-2 साल में डबल हो रही तो 2 साल में डबल हुई, फिर उसके अगले 2 साल में उसकी डबल हो जाएगी। तो ये पैटर्न चलता रहता है। तो सबसे पहले मान लो धनराशि कितनी थी, 12,000 रुपये की धनराशि थी। ओके। तो 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही, मतलब जैसे ही 5 वर्ष हुए तो ये कितनी 2 गुनी मतलब 24,000 हो गई, 24,000 हो गई। फिर अगले 5 वर्ष होंगे तो 24 से फिर दुगनी होगी तो 48 होगी, समझ रहे, 24 से 48 होगी सीधी। और फिर अगले 5 साल होंगे तो 48 दूनी 96,000 हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा क्या है 15 वर्ष में टोटल कितनी हो जाएगी, तो 5, 10, 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी 96,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये सब भी अपन पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इसमें सबसे पहले 0.2 इंटू 0.2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0.04 हो जाएगा। और 1.04 में से 0.04 जाएगा तो केवल 1 बचेगा। तो इस पूरे का मान तो आ गया 1, और अब बाद में लिखा है 4 तो 1 इंटू 4 ये 4 हो गया, और 2 से भाग जाएगा तो 2 दूनी 4 तो ये 2 आ गया। तो इस पूरे का मान कितना आ गया, इस पूरे का मान आ गया -2 आ गया, और माइनस ये लगा ही है। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2 से दोगे तो ये कटेगा 0.2 बार कटा, और इसमें आप भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो इसका हो जाएगा 2.2। तो इस पूरे का मान आ गया 2.2। तो 2.2 में से आप 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.2, अपना राइट आंसर आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दिनों की संख्या दर्शाई गई है। समझ रहे, अमित कितने दिन ले रहा है, सौरभ कितने दिन, इस ये दिया गया। तो बोला सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई कार्य है। तो ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन बन गया, ग्राफ से देके बताया है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है सौरभ और कृपाल का। देखो सौरभ को कितने दिन लगते काम को पूरा करने में, 30 दिन लगते हैं, है ना। देखो सौरभ है ना 30 दिन में कार्य को पूरा करता है। वो कृपाल कितने दिन में करता है, कृपाल दिया है ये 20 दिन में। तो कृपाल करता है 20 दिन में। अपन टोटल वर्क मान लेते हैं कितना 60। तो एक दिन में सौरभ कितना करेगा 2 मीटर, और मीटर दीवार मान ली है ना, इसी सब 2 कार्य करेगा, है ना। और ये एक दिन में 3 कार्य करेगा, ये 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, दोनों एक साथ मिलके पूछा है। तो वे उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलके कार्य करें तो एक दिन में दोनों कितना करेंगे 2 और 3, एक दिन में 5 करेंगे, है ना। एक दिन में 5 करेंगे तो टोटल 60 करने में कितने दिन लेंगे, 5 का भाग दे तो 12 दिन, 12 पंचे 60, तो 12 दिन में दोनों मिलके पूरा कार्य कर देंगे, समझे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि √3 tan 2 थीटा - 3 = 0। तो एक काम करते सबसे पहले इसको लाएंगे ये साइड में, तो क्या हो जाएगा √3 tan 2 थीटा = हो जाएगा प्लस का 3, है ना, माइनस का 3 था, ये हो गया। तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3y√3। और इसको अपन क्या लिख सकते थे, इसको हटा के इसको √3 × √3 लिख सकते थे, इससे ये कट गया तो बराबर में √3 आ गया। तो tan 2 थीटा बराबर आ गया √3, और √3 का मान tan के में कब होता है, तो tan 2 थीटा tan में होता है ये 60 डिग्री पे। तो क्या हो जाएगा tan 60 के बराबर, tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर आ जाएगा अपना 30 डिग्री, राइट आंसर। तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु ये 20% अंक थे, है ना, उत्तीर्ण होने से। 65% और 20 अंक फिर भी कम पड़ गए, है ना। अगर 20 अंक ये जोड़ देते तो वो पास हो जाता था। और दूसरे छात्र थे उसने 80% अंक प्राप्त किए हो, बराबर में अपन दो सबको पास करवा देते, पास के बराबर अंक रखेंगे तो सब, है ना, पास के अंक सबके बराबर। तो ये 65% और प्लस 20 अंक और मिला देते तब जाके पास होता। और ये 80% अंक प्राप्त करने के बाद 5% अधिक प्राप्त कर गया तो इसके 5% कम कर देते तब ये पास के बराबर हो गया। तो आपस में अपन घटाएंगे तो ये कितना हो गया 75%, है ना,
75 और 75 ये 65 ये साइड में जाएंगे तो 20 बराबर हो जाएगा कितना 75 माइनस 60 तो 10% हो जाएगा। 10% बराबर 20 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा अपना 200 जो कि अपना टोटल मार्क्स के बराबर हो जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया 200 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लो। सबसे पहले 999 बोल रहे कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। पिछले पेपर में अपन ने क्या देखा था, है ना, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अपन ने देखा था कि सब इसमें से 999 क्या घटाया था वो अलग था जो कि 961 थी, है ना। अब यहाँ पे लेकिन बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, है ना, इसमें क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इससे बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो होती है 1024 जो कि आपका 32 का स्क्वायर होता है ना। तो 1024 इसको बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए 25 जोड़ा जाना चाहिए, है ना। 999 में आप 25 जोड़ेंगे तो 1024 प्राप्त हो जाएगा। तो कितना जोड़ा जाना चाहिए 25। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना इसका 25। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या है जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी होता है कि इतने में से इन सब से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 शेष बचता है। तो सबसे पहले इनमें से आपस में घटा लेते हैं ना। 10 में से आपस में नहीं, जैसे 10 में से आप 7 घटाओगे तो कितना अंतर आएगा 11। ऐसे ही आप 21 में से 10 घटाओगे तो कितना अंतर आएगा 11। और 24 में से 13 घटाओगे तो भी अंतर आएगा कितना 11। देखो 4 में से 3 1, 2 में से 1 1। तो अपन एक काम करेंगे कि जो भी अपना आएगा एलसीएम या जिस भी संख्या में भाग जाएगा उसमें से अपन क्या घटा देंगे 11, उसमें से अपन 11 घटा देंगे तो ये 18, 21 और 24 से उसमें भाग जाएगा, समझे। और उसके साथ, है ना, भाग जाएगा तो इतने इतने शेष बचेंगे, है ना। इससे अलग अलग शेष भी मिलेंगे। ऐसा करने से अपन को 11 घटाने से 18 से भाग दोगे तो 7 शेष मिलेगा, 21 से भाग दोगे तो 10 शेष मिलेगा और 24 से भाग दोगे तो 13 शेष मिलेगा। तो एलसीएम जो भी निकलेगा उसमें से आपको 11 घटाना पड़ेगा। लेकिन बोल रहा है कि वो 23 का गुणज भी होना चाहिए, बोल रहे हैं ना 23 का गुणज भी होना चाहिए। तो उसके लिए अपन देख लेंगे वो 23 का गुणज होने के साथ साथ अपन ऑप्शन भी आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन दिए हैं कितने के पास 3000 के पास। तो उसको अपन 3000 के पास भी लेके जाएंगे। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 18, 21 और 24 का एलसीएम लेना शुरू करते। तो कितने का 18, 21 और 24 का। तो इनके फैक्टर क्या होंगे 9 दूनी 18, इसके क्या होंगे 30 आते 21 और इसके क्या होंगे 3 8 24। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, पहले पूरा ले लो 9 × 2, फिर 3 आ चुका है इंटू 7 लिख देंगे, इंटू 3 आ चुका है, 8 की जगह 2 ले लिया है, 2 आ चुका है, 4 और लिख देंगे। तो ये इसका पूरा एलसीएम हो जाएगा। कितना हुआ देख लो कितना हुआ 4 दूनी 8 नाम 72 गुणा 7, 72 गुणा 7 कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 हो गया। कितना हो गया 504 हो गया, है ना। तो 504 तो हो गया। अब अपन सीधा अगर ये नहीं दिया होता ना कि 23 का न्यूनतम गुणज होगा, तो अगर ये नहीं दिया होता ना 23 का गुणज होना चाहिए तो अपन सीधा सीधा उसमें से 11 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाता। लेकिन इसको अपन को 23 का गुणज भी होना चाहिए और 23 का गुणज होने के साथ साथ इसको 3000 के पास भी अपन को लेके जाना है। तो 3000 के, अब एक बात बताओ 504 को 3000 के पास ले जाने के लिए कितने का गुणा करने पड़ेगा 6 का, है ना। 5 6 का 30 होता है ना। जैसे 6 का गुणा किया तो 6 चौको 24 और 6 5 30 24 आ गया। अब ये 30 24 आ गया, 30 24 देखो आप पहुंच गए ना इसके पास। और इसमें से अपन को राइट आंसर के लिए 11 घटाना पड़ेगा, बोला था ना सबसे पहले। तो 11 11 आ रहा था ना इन सब का अंतर, तो 11 घटाना पड़ेगा। तो 30 24 में से आप 11 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 30 और ये 3 और ये 1, तो 30 13 हो जाता। लेकिन अब अपन को चेक भी करना है, ये तो राइट आंसर हो सकता है, लेकिन ये भी चेक करना कि इसमें 30 से भाग जाएगा। तो देख लो कितने से 23 से भाग जाएगा, 13 में 23 से भाग दे के भी देख लो। तो देखो 23 एकम 23 और कितने बचे 7, है ना। 71 हो गए, 23 थी 69, है ना 69 और 2 बचे और 3 उतर गए, है ना। एक बार और जाएगा 23 एकम 23 जा रहा है ना पूरी भाग। तो अब देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। देखो 23 से भाग भी जा रहा है इसमें, है ना। और उसके बाद इन सब से भाग दोगे तो इतने इतने शेष बचेंगे, है ना। और ये आंसर इसके पास भी है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा 30 13, है ना। 3013 अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है एक्स और वाई का रेशियो दिया है 3 और 4। क्या दिया है? एक्स और वाई का 3 और 4 दिया है, तो ये अपन से पूछा है, तो सीधा सीधा रख दो ना भाई। 3 की जगह पे है ना एक्स रख दो, एक्स की जगह पे 3 रख के देख लो सीधा, है ना। अगर इस टाइप से दिया, अगर अलग होता तो देखते हैं। तो 3 को 12 प्लस, है ना, 3 को 12, 4 तिया 12 प्लस 3 को 12, है ना, बटे अपॉन में 4 इंटू कितना करेंगे, 4 इंटू वाई मतलब 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू एक्स मतलब 3 बराबर 12 और 12 24 बटे ये 4 और 4 16 हो गया, और 4 तिया 12 होगा, 16 में से 12 गया तो 4 बचा, और 4 से 6 4 6 24, तो आंसर आ गया 6/1 बराबर 6 रेशियो 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना, इस क्वेश्चन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है, 2x² माइनस 8x माइनस m बराबर 0 हो और एक मूल अल्फा बीटा होते हैं ना, अल्फा बराबर दिया है 5/2, और अपन से पूछा है कि दूसरा मूल निकालो, बीटा बराबर ज्ञात करना और इस m का मान भी ज्ञात करना, m बराबर भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि जब भी लिखा होता है इस प्रकार से कि ax² प्लस by, है ना, ax² प्लस bx, है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया होता है, तो इस प्रकार के समीकरण के ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया रहता है, तो इस प्रकार के मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b माइनस का b अपॉन a के बराबर होता है। क्या होता है? माइनस का b अपॉन a के बराबर होता है। और जो मूलों का गुणनफल होता है a इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a के बराबर। तो अपन को देखो अल्फा प्लस बीटा का मान रखो, अल्फा एक मूल दिया है अपन को 5/2, है ना, एक मूल अपन को दे के रखा है 5/2 प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए, माइनस बराबर कितना, माइनस b मतलब कितना दिया, -8 अपॉन ए कितना दिया 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 चौको 8, है ना, 4 आ गया। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, नीचे 2 4 दूनी 8 में से 5 गए तो 3/2, तो ये बीटा का मान आ जाता 3/2। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाता 3/2, इसी से ही। तो एक मूल तो अपना 3/2 निकल आया, है ना, और किसी में 3/2 है नहीं, लेकिन अपन को m का मान भी निकालना है। तो देखो सॉल्व करते हैं आगे। तो अल्फा और बीटा के मान अपन को पता चल गए, तो अपन क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, है ना। तो क्या हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा मतलब 5/2 इंटू बीटा कितना आया 3/2 बराबर कितना दिया है, बराबर में होता है c अपॉन ए, c बराबर कितना दिया, माइनस का m अपॉन ए दिया है 2। ओके, तो आप देखो सॉल्व कर सकते, 2 से तो अपन ने दिए 2 काट दिया मान लो, और m बराबर क्या हो जाएगा अपना, माइनस का 15/2 आंसर हो जाएगा, है ना, m बराबर 15/2, तो ये भी निकल आया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 दिया है, मतलब बोल रहे हैं दो विषम पूर्णांक हैं, मतलब और वो क्रमागत हैं, जैसे कि 3 5 7 9 13, है ना, 13 15 17 19 इस प्रकार से है, और उनके वर्गों का अंतर 56 दिया है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप कैसे चेक कर सकते हो इसको, अंतर 56 दिया है ना वर्गों का, किससे, इससे कर सकते हो आप ऑप्शन से, और दूसरा है सूत्र से भी कर सकते हैं। पहले नंबर आपको ऑप्शन से बता देते हैं, अंतर कितना आना चाहिए अपन को 56, तो अपन इकाई अंक देख लेते हैं ना, 6 किस किस का आ रहा है पहले नंबर। तो पहले नंबर तो देखो 17 19 2 का अंतर है ना, ये ठीक है। इनका स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 19 का स्क्वायर होता है 361। देखो वर्गों का अंतर निकालोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 11 में से 9 गए तो 2, इसमें इकाई का अंक 2 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ये कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 15 225, और 13 का स्क्वायर होगा 169, घटाओ 15 में से 9 घटाओ तो इकाई का अंक क्या आएगा 6, तो 6 तो अपन को चाहिए, 56 चाहिए ना, तो ये हो सकता है। तीसरा देख लो, तीसरा 121 और 13 13 169, अब 9 में से 8 घटाओ इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखो 15 15 225 और 17 17 289, है ना, 9 में से 5 घटाओ इकाई का अंक 4 आएगा, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से तो इकाई के अंक से ही पता चल गया कि आंसर अपना 6 आएगा, है ना, और आंसर कौन सा होगा, ये बी वाला। और दूसरा आप कर सकते थे फॉर्मूले से। अब बताओ दो क्रमागत विषम पूर्णांक किस तरीके से मानोगे, आपको पता है संख्याएं किस तरीके से मानते हैं। दो क्रमागत विषम है तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, दो क्रमागत विषम है तो अपन बीच की संख्या को क्या मान लेते हैं x, जो कि क्या होगी, बीच की संख्या एक सम होगी। जैसे मान लो
इसका आंसर सही बता देते ना आपको। जैसे 13 और 15 थी जो विषम पूर्णांक थी और इनके बीच में जो संख्या थी वो क्या थी, 14 थी, जो कि एक सम संख्या थी। इस हिसाब से इसी प्रकार अपन ने मान लिया बीच की संख्या x मान ली, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दो विषम संख्याओं की बात करें, दो विषम संख्या इसके आगे की x+1 हो जाती है और ये हो जाती x-1। देखो इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है कि नहीं, आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, क्योंकि एक -1 एक +1 2 है। तो ये अपनी दो संख्याएं हो जाती और इनका अंतर, वर्गों का अंतर दिया था 56 के बराबर। करके देख लो सॉल्व। तो देखो x+1 पहली संख्या का स्क्वायर माइनस x-1 दूसरी, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर बराबर 56 के बराबर आना चाहिए था। कर दो सूत्र a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab माइनस a² + b² माइनस 2ab, है ना। अंदर गुणा कर दो x² + 1 + 2x बराबर, माइनस का गुणा कर दो -x² - 1 प्लस का 2x, है ना, बराबर में 56 चाहिए। ओके, x² से x² 1 से 1 कट गया तो 2x और 2x कितने हो गए 4x। 4x बराबर 56, तो x बराबर कितना हो गया, 4 से काट दो 14 चौको 56, है ना, x बराबर 14 आ गया। और जब x बराबर 14 आ गया तो x-1 का मान कितना आ जाएगा 13 और x+1 का मान आ जाएगा 15। तो इस हिसाब से अपने राइट आंसर 13-15 हो सकता था। ये फॉर्मूले से था, है ना। तो दोनों वीडियो आपको बता दी, जो ठीक लगे उससे आप कर सकते हो। हालांकि यदि आपको स्क्वायर याद है तो ऑप्शन से चेक करना बहुत आसान है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मनीष का वेतन 50,000 है। ओके, ये देखो पूरा जो ग्राफ दिया गया है ना, पाई चार्ट दिया गया है, इसमें देखा है अगर मनीष बोल रहा है उसका वेतन 50,000 है और ये उसके खर्चे वर्चे दिए गए हैं, बोल रहे हैं हाउस होल्ड में 40% है ना, मेडिसिन में 15% खर्च करता है, ट्रैवलिंग में 15% सेविंग उसकी 10 बचती है, एजुकेशन पर 20%, है ना। लेकिन बोल रहा है कि यदि वह अपनी मासिक बचत दोगुनी हो, है ना, उसकी इच्छा है कि उसकी मासिक बचत जो है ना, बोल रहा है ना कि उसकी इच्छा है कि उसकी मासिक बचत दोगुनी हो। मतलब अभी जो उसकी सेविंग 10% हो रही, बोल रहा मेरी सेविंग है ना भाई 20% हो जाए, कितनी हो जाए 20%। और उसके घरेलू खर्च है ना, हाउस होल्ड, उसकी शेष राशि का 50% हो। पहले बात आपको बता दें, यदि उसकी 50,000 मान लो टोटल आय थी, है ना, आय टोटल उसकी 50,000 है और वो बचाना चाहता है 20% सेव करना चाहता है, तो 20% सेव करना चाहता है, 20% मतलब 1/5 बोले तो 10,000 सेव करना चाहता है। कितने सेव करना चाहता है, 10,000 वह सेव करना चाहता है। तो शेष कितने बचे, 40,000 रुपये। तो बोल रहे हैं पहले तो बचत दोगुनी हो गई 10,000 की बचत, और बोल रहा उसके घरेलू खर्च पर उसकी शेष राशि का 50%, मतलब शेष राशि जो बची है ना, शेष राशि जो सेविंग के बाद जो शेष राशि बची है ना, उसका 50% मतलब आधा बराबर 20,000 रुपये। 20,000 रुपये वो खर्च काय पे कर रहा है, बोल रहा है उसके घरेलू खर्च पर, है ना, घरेलू खर्च पर, हाउस होल्ड है ना। ये हो गया उसका घरेलू खर्च पर 20,000 खर्च हो गया ना। तो अब वह बोल रहे अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता है। अन्य खर्चों पर उसकी कितनी राशि होगी अब ऐसा करने से उसकी 10,000 तो सेविंग हो गई, 20,000 घरेलू खर्चे पे हो गया, तो 20 और 10 30 और 50 में से 20,000 ही तो बच रहे हैं ना, उसके कितने बच रहे हैं 20,000 रुपये बच रहे हैं अब। लेकिन पहले उसके कितने बचते थे, पहले उसके जो बचते थे ना, है ना, बचते थे वो भी ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कितनी अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की जरूरत है। देखो बचते थे नहीं है, ये 20,000 बच नहीं रहे, बच उसके 10,000 ये रहे और 20,000 उसने घरेलू खर्चों पर कर दी, तो अन्य खर्चों पर वह 20,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो वह पूछ रहे अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करने की आवश्यकता होगी उसको। मतलब अब उसको 20,000 रुपये खर्च हो गए अन्य खर्चों पर, और पहले कितने खर्च होते थे अन्य खर्चों पर। देखो हाउस होल्ड को छोड़ दो और सेविंग को छोड़ दो, उससे अन्य खर्चे क्या होते थे, एजुकेशन पे 20% और 15-15 30, ये 30-20 50% खर्च होता था ना पहले। 50% मतलब 50,000 का 50% कितना होगा 25,000। पहले उसका 25,000 खर्च होता था इन दोनों को छोड़ के, सेविंग और हाउस होल्ड को छोड़ के, है ना। और अब कितना होगा उसका 20,000, मतलब कितने हजार रुपये 5,000 रुपये उसको कम हो जाएगा, है ना, कम करने की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर अपना 5,000 हो गया, है ना। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपना 5,000 रुपये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल टू, क्या दिया है x√12 इज इक्वल टू 4 + x√3 ये दिया है। इसमें बोल रहा है x का मान क्या होगा। देखो एक ऑप्शन है कि इनको यहाँ वहाँ करके उनका होल स्क्वायर करो, है ना, और फिर बाद में उसका x का मान निकालो, या फिर सॉरी या फिर ऐसे भी हो सकता था,
ठीक है, इसको सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो क्या है, x और √12 मतलब क्या है, 4 गुणा 3, इसमें से 4 में से 2 तो निकल आएंगे, तो इसको क्या लग सकते हैं, 4 गुणा 2√3 बराबर 4 प्लस x √3। √3 वाले एक साइड लेके आते, तो ये कितना लिखा है, 2x √3 माइनस का x √3 इज इक्वल टू 4। तो इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x √3, तो x √3 जैसे कॉमन लिया तो ये 2 माइनस 1 बराबर 4 हो गया, तो 2 माइनस 1 का मान तो 1 हो गया, तो सीधा हटा दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/√3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, 4/√3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बोला 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई, देखो ये एक खंबा था 10 मीटर ऊंचा, है ना, 10 मीटर ऊंचा था, है ना, 10 मीटर ऊंचा था, और इसकी जो छाया की लंबाई बोल रहा है कितनी बनती है, 10√3, कितनी बनती है, 10√3। तो उन्नयन कोण कितना होगा, ये कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण कितना होगा। तो आपको पता है कि इस टाइप से यदि a और a√3 बन रहा है ना, ये a यदि a था तो ये a√3 बन रहा है, और ये 2a होता है। ये कब होता है, जब 30 कोण कितने होते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री होते हैं ना, ये वाले कोण, ये तो इनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा। तो देखो छोटे भुजा के सामने वाला कोण 30 डिग्री और बड़ी भुजा के वाला 60 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। उनने पूछा उन्नयन कोण पूछा ना ये वाला, तो ये 30 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा, 30 डिग्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, बोल रहे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। अगर पहले यदि भुजा ए थी तो उसका a² आ रहा था, ये इतना मान आ रहा था, लेकिन यदि उसकी भुजा को क्या बोल रहा है 3 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, √3/4 3 इंटू, है ना, क्या हो जाएगा, भुजा को कितना अपन कर दिया, 3 गुना कर दिया ना, 3a कर दिया, उसका होल स्क्वायर आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, √3/4 3 3 का 9a²। अभी कितना आ रहा था, 1a² आ रहा था, √3/4 तो सेम था, तो 9 गुना हो जाएगी, कितनी, 9 गुना हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है और अंश को 3 से गुणा किया जाता है, हर को 2 से गुणा किया जाता है, तो वह भिन्न 1/2 बन जाती। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन सीधा ऑप्शन से कर दो, सीधा बोल रहा है क्या, पहली बात तो बोल रहा है अंश तो हर से 2 अधिक है, बोल रहा है अंश से 2 अधिक है हर, तो देखो ये तो कितना अधिक हो रहा है, बोल रहा है भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो ये तो 3 अधिक हो रहा है, तो ये हटाओ, ये 1 अधिक हो रहा है, ये भी हटाओ, ये 3 अधिक हो रहा है, ये भी हटाओ, ये 2 अधिक हो रहा है, तो ये तो बोला है कि भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो हर 2 अधिक है, तो सीधा सीधा यही आंसर हो गया। वही पूछा है ना, वही भिन्न क्या होगी, ये तो ऐसे ही सीधा आंसर आ गया। दूसरा और अच्छे से चेक कर लेते हैं, बोले अंश को 3 से गुणा कर दो, ओके, तो बोल रहे 1/3 है ना, उसको 3 से गुणा कर दो अंश को, और हर को बोल रहे 2 से गुणा कर दो तो 1/2 आना चाहिए। देखो ना 3 से 3 कट गया तो 1/2 आ रहा है, तो इस प्रकार से ये राइट आंसर हो गया अपना, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हुई हैं, इन मंदिरों में पुजारी क्रमशः 2 और 3 और 5 मिनट के अंतराल पर 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि पहली बार प्रातः 8 बजे, ठीक है, सबसे पहले नंबर 8 बजे तीनों ने आपस में, है ना, तीनों ने एक साथ घंटी बजा दी। अब अगली घंटी कब बजेगी, इनके एलसीएम से, कैसे, 2 और 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 2 3 6 और 5 30, है ना, सब अलग अलग है ना, तो 30 मिनट, तो अगली घंटी 30 मिनट बाद बजेगी। तो बोल रहे हैं बजना शुरू है, तो 9 बजे तक में कितनी बार बजेगी, देखो पहली बार 8 बजे बज गया, और 9 बजे तक फिर अब कब बजेगी, आधा घंटे बाद, पहले 8 बजे बजी, फिर उसके बाद में 8:30 पे बजी होगी, और फिर उसके बाद में आधा घंटे बाद 9 बजे बजी होगी। तो कुल मिला के तो 3 बार बजी, लेकिन उनने ऑप्शन में क्या दिया है, बजना शुरू होने के बाद 2 बार, मतलब एक बार बजने के बाद 8 बजे बजने के बाद 2 बार और बजी, तो अपना राइट आंसर ये हो गया, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ग्राफ में, है ना, नीचे रेखा ग्राफ में 2010 से 14 के बीच जो इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दर्शाई गई। मतलब दर्शाई गई कि 2010 में 6 बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए, 2011 में 10 बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए, 2012 में 9 बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए, 13 में 5 ने, और 14 में 7 ने 500 से अधिक रन बनाए, है ना, पूरे लीग में, है ना। तो बोल रहा है किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए, तो देखो
10 बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज़्यादा 2011 में। तो ये पूछा है किस वर्ष ज़्यादातर बल्लेबाजों ने 500 से ज़्यादा रन बनाए, तो 2011 में राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 60 मीटर ऊंची, बोल रहा है 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, ओके एक इमारत है कि उसका इमारत बड़ी, उसके बाद बोल रहा है शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार की अवनमन कोण, अच्छा ये हो गया टावर, ये इमारत हो गई। इमारत है टोटल 60 मीटर ऊंची, कितनी 60 मीटर ऊंची है ना, इमारत 60 मीटर ऊंची। और टावर का जो शीर्ष और उधर का देखो, ये तो शीर्ष का कोण बन गया और ये ऐसे करके ये शीर्ष का कोण बन गया और ये कोण बन गया किसका, उसके टॉप का। तो शीर्ष, अरे सॉरी ये शीर्ष का बन गया ना, ये शीर्ष का और ये उसके आधार का, ये उसके आधार का कोण बन गया, ये सी है ना। अब नमन कोण बोले ना, तो यहाँ से बोले ये कोण, तो ये कोण छोटा होगा, ये कोण बड़ा होगा। तो छोटा वाला कोण कितना दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया और जो टोटल वाला है वो 60 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये मान भी कितना होगा, ये मान कितना हो गया 60 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री दिया तो ये 60 डिग्री हो गया और ये पूरा 60 डिग्री दिया था, है ना, ये पूरा 60 डिग्री दिया था, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। इस हिसाब से उन्होंने क्या बोला, तो टावर की ऊंचाई बताओ। तो देखो अगर ये 60 मीटर था तो आपने पढ़ा होगा कोण वाला ये थीटा, अगर कोण 30 डिग्री वाला होता है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो ये है और ये है ना। लेकिन 30 डिग्री के सामने वाला कोण थीटा होता है ना, नहीं, जो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा x होती है और 60 डिग्री के वाली होती है √3x होती है और ये 2x होती है। तो इस हिसाब से जब ये 60 है ना, ये 60 किसके सामने वाली है, ये बड़े वाले के सामने वाली। अगर ये 60 है तो ये 30 वाले के सामने की जो भुजा होगी वो कितनी होगी 60/√3, है ना, छोटी होगी ना, उससे √3 भाग जाएगी। अगर ये भुजा √3 है ना, 60/√3 तो ये भी 60/√3 हो जाएगी, ये भी टोटल। और जब ये पूरी 60/√3 है और इस पूरे कोण का मान कितना था, आप देख सकते हैं ये 60 डिग्री बराबर दिया था 60/√3, 60 डिग्री वाले के सामने भुजा दी थी 60/√3, है ना। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा और छोटी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 60/√3 और उसका अपन √3 एक बार और, है ना, समझे। तो √3 और √3 3 हो गया और 3 से भाग दोगे 60 में 20 बार भाग जाएगा, तो ये आ गई आपकी 20। अगर ये 20 आ गया, देखो अब ये 20 आ गया तो ये कितना हो गया 60 में से घटा दो तो ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40। तो ये 40 हो गया तो ये भी 40 हो गया। ये पूछा क्या था उन्हें, टावर की ऊंचाई पूछी थी ना, ये टावर था तो ये 40 मीटर ऊंचा टावर हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू के मान दिए, तो पी अपॉन क्यू पूछा है, तो पी अपॉन क्यू हो जाएगा क्या, पी हो जाएगा p + √3 अपॉन 2 - √3 और अपन क्यू हो गया तो p अपॉन क्यू ये अपना ऐसे निकल आएगा। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 2 - √3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, है ना, हर का परिमीकरण प्लस होगा 2 + √3। जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर 2 + 3 का क्या बन जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और नीचे क्या बन जाएगा a² - b² बन जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab मतलब 4√3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो गया, ऊपर कितना हुआ 4 और 3 7 + 4√3। तो राइट आंसर अपना ये हो जाएगा कितना 7 + 4√3 अपॉन 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। देखो पिछले पेपर में भी अपन ने ऐसे क्वेश्चन देखा था सेम टू सेम, वो पहली 8 बोले थे। पहली 5 भाज्य संख्या, देखो 5 भाज्य संख्याएं बताएं आपको, पिछले में अपन ने देखा ना, तो कैसा है कि भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है। देखो भाज्य संख्या, देखो पहली तो छोड़ दो, दूसरी अभाज्य संख्या है ना। भाज्य संख्या जिसमें देखो अभाज्य संख्या वो जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे का भाग ना जाए, और इसके अपोजिट जितनी भी है वो सब भाज्य संख्या है। तो देखो 4 से शुरू होती, 4 में भाग जाता है, 6 में जाता, 8 में जाता, 9 में 3 का भाग जाता और 10 में भी जाता। तो 5 बोली ना 1 2 3 4 5, और इनका माध्य बोले, माध्य मतलब इनमें 5 का भाग देना, इन सब को जोड़ के, है ना, समझे, तब इनका एवरेज निकलेगा। जोड़ दो तो देखो 10 और 6 और 4 10, ये 20, है ना, 20 हो गया, और 9 8 कितना हो गया 17। तो 20 और 10 30 और 7 37, 37/5 इनका क्या हो गया एवरेज।
अब 5 अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? अभाज्य होंगी 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं 11। 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको भी जोड़ के, इन सबको भी आप जोड़ के, इन सबको भी जोड़ के और 5 से भाग देना है अपन को। कितना आ जाएगा? तो एक बार अच्छे से लिख देते हैं, समझ में नहीं आएगा इधर। 2, 3, 5, 7, 11 जोड़ो तो 7 और 3 10 और 5 और 2 7, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो गया? 8, 28 है ना। 28/5 करना अपन को है ना। 28/5 ये हो जाएगा 28/5। आपस में आप इनको घटाओ, इसको और इसको आपस में घटाओगे, इनका अंतर पूछा ना, तो आप देख लो खुद कि 37/5 में से है ना क्या है, 37/5 में से आप 28/5 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 17 में से 8 तो 9 है ना, 9/5 आ जाएगा। और इसको पॉइंट में निकालना है तो आप भाग भी दे सकते, नहीं तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो तो सीधा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 18/10 बराबर 18/10 जीरो हटा के 1.8 लिख सकते हैं। राइट आंसर अपना कितना हो जाएगा? 1.8 अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD में। अब बोला एक समांतर चतुर्भुज है, ये मान लो एक समानांतर चतुर्भुज है, कौन सा? ABCD है ना। समांतर चतुर्भुज मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हों, है ना। आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर हों। तो ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज था, ABCD है ना। ABCD बोल रहे AL और CM क्रमशः CD और AD के अभिलंब है। मतलब A और D और है ना, AL और CM। देखो AL, ए तो ये हो गया अपना, देखो ये A से और इस पे अभिलंब डाला गया होगा, बोल रहे A और L, AL हो गया, AL हो गया। AL मतलब ये इनकी हाइट के बराबर जैसा होता है AL है ना। परस्पर इसके ऊपर से नीचे की ओर खींचा गया, ये एक दूसरे से दूरी बताता है, एग्जैक्ट दूरी, मतलब इसको हाइट भी बोल सकते हैं। दूसरा बोल रहा है AL और दूसरा हो गया कौन सा? CM है ना। दूसरा AB पे डाला गया होगा, किस पे डाला गया? किसके? A और D का अभिलंब है CM। दूसरा ये CM है ना, इससे दूरी इधर दर्शाई गई, ये CM है ना। ये वाली भी हाइट दर्शाई गई है। और उन्होंने बोला है कि AL CD और CM पर इतनी इनकी लंबाई भी दी गई। तो देखो क्या दी गई है? CD की लंबाई दी गई। तो देखो समांतर चतुर्भुज है तो ये 18 है ना CD, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये 18 है तो ये भी 18 होगी। ओके, और इसको अपन को नहीं पता अभी मान लो, और इसको भी नहीं पता, ये भी x होगी, अगर वो x है तो आमने सामने की भुजाएं AD और BC का पता नहीं है। और क्या दिया? AL दिया है। AL मतलब मैंने बोला था ना हाइट, तो AL 20 दिया है, और क्या दिया है? CM 15 दिया है ना। ऐसे में हाइट 15 दी है ना, ऐसे में हाइट इतनी 20 दी और ऐसे में 15 दी। तो एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज का परिमाप पूछा है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। तो दो भुजाएं तो दी हैं, एक भुजा 18 दी तो उसके सामने वाली भी 18 हो गई, तो एक तो हो गई 18 दूनी 36, और दूसरी अपन ने x मानी तो उसके सामने वाली भी x हो गई, तो टोटल आंसर आ जाएगा 2x। लेकिन अभी जो तो टोटल परिमाप इतना होता, लेकिन अपन को अभी x का मान पता नहीं है। लेकिन दिया क्या क्या है? ये दिया कि एक भुजा दी है 18, दूसरी भुजा दी है ना, तो सामने की भुजा 18 हो गई, और दोनों लंब दी है, अभिलंब के मान दिए कितने? 15 और 20। तो आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो आधार अगर अपन ने मान लिया, ये 18 वाला आधार मान लिया है ना, आधार मान लिया अपन ने कितना? 18। तो ऊंचाई इस स्थिति में कौन सी हो गई? ऊंचाई ये वाली हो गई 20 वाली, तो 18 गुणा 20 है ना। और फिर दूसरे वाले से मान लेते, उसका भी क्षेत्रफल लिख देते। अब जब अपन आधार इसको x को मानेंगे, इसको आधार मानेंगे x गुणा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये CM वाली है ना, CM वाली। तो एक बार हो जाएगी CM वाली, कितनी हो जाएगी? 15। आप काट दो, 5 तिया 15, 5 से काटो 5 चौको 20, 3 एकम 3, 3 6 18 और 6 चौको 24। अपना क्या आ जाएगा? x का मान, x बराबर आ गया 24। जब x का मान 24 आ गया तो 2x कितना हो जाएगा? ये 48 हो गया, और 18 दूनी 36 ये हो गया। जोड़ दो, टोटल परिमाप आ जाएगा कितना? 8 से 14 की 4 और 4 और 4 8, 84 अपना राइट आंसर हो जाएगा है ना। आंसर हो जाएगा अपना 84। कुछ नहीं था इसमें, अपन ने एक चीज लगाई, क्या? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, और अभिलंब एक दूसरे से
लंबवत दूरी दर्शाते हैं ना, एक भुजा की दूसरी भुजा से दूरी, तो उससे अपन आधार गुणा ऊंचाई वाला भी फॉर्मूला लगा देते हैं। और परिमाप अपन को पता ही है, चारों भुजाओं का योग होता है ना, जबकि दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना, है ना। ये थोड़ा रीजनिंग का, मैथ का भी क्वेश्चन है। तो 1 घंटे की आसपास की भी जो वीडियो हो चुकी है ना। पिछले वर्ष एक परीक्षा में, है ना, बोले हैं। तो ये क्वेश्चन अपना रीजनिंग टाइप से हो गया और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन देखते जल्दी से, है ना। लास्ट क्वेश्चन है कि 2004 से 2008 तक मोबाइल फ़ोन की बिक्री दर्शाई गई है ना, 2004 से 8 तक, और बोल रहे लगभग प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। कौन से 2004 से 8 के बीच, मतलब 4 में कितनी थी वृद्धि, है ना, 4 में कितनी थी फ़ोन की बिक्री 2004 में। तो 2004 में देखो, आप देख सकते हैं 35 थी, तो 2004 में 35 थी, और 2008 में कितनी हो गई, 2008 में हो गई कितनी, 70 हो गई, 35 से 70 हो गई। कितने की वृद्धि बताना है ना, तो 35 की वृद्धि हुई। 35 की वृद्धि हुई कितने के रेस्पेक्ट में, 35 के रेस्पेक्ट में, परसेंटेज निकाल दो, तो 35 से 35 कट गया, बराबर 100% की वृद्धि हुई, समझे, या फिर डबल हो गया बोल सकते हैं, है ना। तो ये था अपना पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि 7 जनवरी को NTPC CBT 1 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये पूरे क्वेश्चन हुए। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो बनाने में बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम, और पूरे क्वेश्चन को एक साथ ना व्यवस्थित करने में, स्लाइड बनाने में, उसके बाद रिकॉर्ड करने में, है ना, और इन सब के अच्छे तरीके से किस तरीके से आपको सही से सही सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए, है ना। और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और जॉब के साथ साथ ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा जो इंटरेस्ट है ये सब करने में, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ रेलवे और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, है ना, जो कि अभी आने वाले सभी एग्ज़ाम हैं, ALP टेक्नीशियन, है ना, जूनियर इंजीनियर, और उसके बाद में NTPC के सभी एग्ज़ाम, CBT 1 CBT 2 सभी फीस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।